पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सुखदेव नगर थाना चूना भट्टा के पास पुलिस ने छापेमारी कर ड्रग्स तस्करों के गिरोह का खुलासा किया। एक महिला के साथ 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 6,60,000 रुपए की कीमत के 33.18 ग्राम ब्राउन शुगर को जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी महिला के पास से 5,82,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। खबर आपको चतरा से बताते हैं, जहां पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गिद्धौर थाना क्षेत्र से 15 लाख रुपए की 3.12 किलोग्राम अवैध अफीम जब्त की। इस मामले में 2 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक का नाम पप्पू कुमार है, दूसरे बबलू कुमार है। दोनों गिद्धौर के रहने वाले हैं। सलगा, एक गांव सलगा है, दूसरा लाटू महतो है। इनके पास से कुल हमें 3 केजी 12 ग्राम अफीम की बरामदगी की गई है। 2 मोबाइल फ़ोन हम लोग बरामद किए हैं। इनिशियल पूछताछ पे जो अभी बात सामने आई है कि ये दोनों किसी एक व्यक्ति जो कि गिद्धौर का ही रहने वाला है, उससे ये अफीम प्राप्त किए थे। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रांची में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे आम लोग और व्यवसायी सकते में आ गए हैं। अब इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप भी राजधानी रांची में रहते हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ये चोर आए दिन बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये कहना गलत ना होगा कि रांची में चोर मस्त हैं और लोग त्रस्त। अब इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी से लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही है। अब तो रांची में जिस तरीके से चोर सेन लगा रहे हैं, ये पूरे पुलिसिंग पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि चोर ऐसे सेन नहीं लगाते। पहले वो रेकी करते हैं और उसके बाद तमाम चीज़ें करते हैं। तो पुलिस का खुफिया विभाग कहाँ है, सरकार का खुफिया विभाग कहाँ है? साहब, कोई शहर वाले 4 घंटे के लिए भी घर बंद करके जाते हैं तो वो महफूज महसूस नहीं करते। यही है हेमंत सरकार की कानून व्यवस्था। बीजेपी के आरोप पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि राजधानी में कुछ बाहरी गिरोह की दस्तक है, जिस कारण ही इस तरह की चोरी की वारदात हो रही हैं। घटनाएं अन्य राज्यों में भी देखने को मिलती हैं। कुछ उद्भेदन पुलिस ने किए थे, परंतु वो नाकाफी हैं। और 1-2-4 गैंग ही वैसे होते हैं और ज्यादा गैंग बाहर से आते हैं, वो लोग इस तरह की वारदात करते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी सी और सक्रियता की आवश्यकता है पुलिस प्रशासन की। संजीदा और गंभीर मामला है और हमें लगता है कि प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त और अधिक रहने की आवश्यकता है, ताकि चोरी की घटनाओं पर विराम लग सके। ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे, बल्कि इसके पीछे वजह है। इस साल चोरी की घटनाएं जो पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। आंकड़ों के मुताबिक 6 दिसंबर दलादली ओपी क्षेत्र के मां दुर्गा मंदिर में चोरी। 5 दिसंबर रुचि ज्वेलर्स से 26 लाख रुपए के गहनों की चोरी। 6 दिसंबर पंड्रा ओपी इलाके में 4 दुकानों में चोरी। 4 दिसंबर जगन्नाथपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या, घर में चोरी। 27 नवंबर लालपुर थाने के पास 1,13,000 रुपए की छिनतई। 26 नवंबर बेड़ों में उत्तम ज्वेलर्स में चोरी। 27 अक्टूबर कांके थाना क्षेत्र स्थित 2 घरों में चोरी। 18 जुलाई पुनदाग में जेवर दुकान समेत 2 दुकानों में चोरी। थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि अपने से खुद पेट्रोलिंग करेंगे अपने एरिया में, और साथ ही साथ पेट्रोलिंग को भी लगातार रात में चेक किया जा रहा है। कुल मिलाकर यह कहना गलत ना होगा कि पुलिस की कार्रवाई का धरातल पर असर जल्द नजर नहीं आया तो इसका असर पुलिस की छवि पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि इस कारण पुलिस से जनता का भरोसा उठने सा लगा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। वहीं जमशेदपुर में भी चोरों का आतंक जारी है। परसूडी थाना क्षेत्र में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया। 15 लाख के सोने चांदी के गहने और कैश लेकर फरार हो गए। 3 की संख्या में आए चोरों ने कंबल ओढ़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी फुटेज अभी सामने आया है और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस की टीम कार्रवाई में जुटी है। जानकारी के मुताबिक कंबल ओढ़कर चोर पहुंचे थे और करीब 15 लाख से ज्यादा की चोरी की है। परसूडी में चोरों का आतंक है। अज्ञात आदमी आया है और ये ताला तोड़ने का कोशिश किया है 10 तारीख के रात में। नहीं टूटा है तो बाउंड्री तरफ के अंदर आया है। अंदर आकर कटर से ये ताला काट कर ये सीसी कैमरा का डिस्कनेक्ट किया है। उसके बाद मेन दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाकर लॉकर से सब सामान निकाल कर लेकर गया है। तीन आदमी थे। सीसीटीवी कैमरा के हिसाब से 3 आदमी थे। और कंबल सुनने में कंबल वो लोग कंबल ओढ़ के आया था, मुंह ढक कर आया हुआ था। तो एक कंबल इधर साइड में छोड़ा हुआ है, एक अंदर में छोड़ा हुआ है। कैसे पता चला कि ये राकेश जी, बगल में राकेश जी है। राकेश जी मौसा जी को फ़ोन किए, हमारे भी पास फ़ोन किए कि मुन्ना आगे वाला गेट का लॉक मतलब टेढ़ा हुआ है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हजारीबाग में एनआईए का एक्शन देखने को मिला, जहां कई घंटे तक छापेमारी की गई। एनआईए अधिकारियों ने शहनवाज के परिजनों से पूछताछ की और कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई है। एनआईए ने यह कार्रवाई क्यों की और क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हजारीबाग में एनआईए रेड से खौफ। शाहनवाज के घर एनआईए का छापा। आईएसआईएस मॉड्यूल का कनेक्शन। हजारीबाग में एनआईए की कार्रवाई एक बार फिर तेज हो गई है। गुरुवार सुबह एनआईए की 3 गाड़ियों का बेड़ा पेलावल थाना क्षेत्र स्थित एक घर पर पहुंचा, जहां टीम ने घर के सदस्यों से बंद कमरे में पूछताछ शुरू की। एनआईए ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर कई घंटे तक छापेमारी अभियान चलाया। ये छापेमारी संदिग्ध आतंकी शाहनवाज आलम से जुड़े नेटवर्क की जांच के तहत की गई। हजारीबाग पहुंचे एनआईए अधिकारियों ने शाहनवाज के परिजनों से पूछताछ की और कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। यह कार्रवाई जिले के पेलावल थाना क्षेत्र अंतर्गत अंसार नगर में देखने को मिला है। बता दें कि आईएसआईएस के एक सक्रिय जो सदस्य शाहनवाज है, फिलहाल वो पुलिस के गिरफ्त में है और उसे जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उसी के पैतृक आवास पर जो है यह कार्रवाई चली है। जो जानकारी मिल रही है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी के सदस्य हैं, उन्होंने शाहनवाज के परिजन और उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे गहनता से कई तरह के पूछताछ किए, कई अहम जानकारियां भी इकट्ठा किए हैं। बता दें कि शाहनवाज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अक्टूबर 2023 में पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार किया था। वो हजारीबाग का निवासी है। इससे पहले 2019 में वो हजारीबाग में डकैती और चोरी के कई मामलों में जेल जा चुका है। 2020 में जमानत मिलने के बाद उसके आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़ने की बात सामने आई थी। पुणे पुलिस की हिरासत से भागने के बाद एनआईए ने उस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। शाहनवाज पर आरोप है कि पुणे के जंगलों में आतंकी संगठन के साथ मिलकर विस्फोटक बनाने का प्रशिक्षण देता और लेता था। शाहनवाज आलम को लेकर अब तक की जांच में कई गंभीर खुलासे हुए हैं। एजेंसी को शक है कि उसके नेटवर्क की कुछ कड़ियां झारखंड में भी सक्रिय रही हों, जिन्हें पकड़ने के लिए ये छापेमारी अहम मानी जा रही है। कई घंटों तक यह जो है आज एनआईए की जो कार्रवाई है वो चली है। एनआईए की कार्रवाई चलने के बाद जो है उसके बाद यहाँ की जो टीम थी वो यहाँ से रांची के लिए रवाना हो गई है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है। अंतिम दिन भी सदन में मुद्दों की भरमार रही। विपक्ष ने छात्रवृत्ति के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में सवालों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, यह सत्र शुरू होने से लेकर अब तक मुझे ऐसा लगा कि विपक्ष आज गायब होने के पीछे कारण यह भी है कि इनके पास कोई ना मुद्दा रहा है, ना कोई तर्क रहा है इस राज्य के प्रति, ना इनकी कोई संवेदनाएं हैं और ना इनके पास कोई सवाल है। और ऐसे सवालों के साथ सरकार को घेरने का प्रयास हुआ
जिस सवालों में कहीं ना कहीं हमारे विपक्ष के लोग ज्यादा घिरते हुए नजर आए। छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया कि यहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, लेकिन इस विषय पर भी हमारे पूर्व मंत्री परिषद के सदस्य ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार का एक जो सौतेला व्यवहार है वो पूरी तरीके से परिलक्षित हो रहा है। सत्र खत्म होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सभी का सहयोग मिला। वहीं सीएम हेमंत ने कहा सत्ता पक्ष अपने कामों को धरातल पर उतार रही है। सत्र सार्थक सत्र के रूप में साबित होगा और मैं समझता हूं इस संसदीय व्यवस्था के क्रम में जिस तरह से सत्र का संचालन हुआ, लोगों ने, माननीय सदस्यों ने जो सहयोग आसन को किया, ये सार्थक। भी माननीय सदस्यों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और विपक्ष की भूमिका जो विपक्ष की है वो तो आप लोगों ने देखा ही। सत्ता पक्ष अपने कामों में और कामों को धरातल में उतारने में निरंतर प्रयास करते हैं। अन्यथा शांतिपूर्ण ढंग से चला और पूरा बजट पास हुए 7,721 करोड़ रुपए के, और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया लगभग 20 की संख्या में, उसका उत्तर हुआ, गैर सरकारी संकल्प का भी उत्तर हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि ये 4 दिनों का जो कार्य दिवस था, जो मेंबर्स का दिन था, इसका भरपूर उपयोग किया। सदन का आखिरी दिन कई महत्वपूर्ण सवालों और मुद्दों का गवाह बना। सदन के अंदर और बाहर बालू का मुद्दा गर्म रहा। ₹100 सरकार बेच रही है। सरकार 100 रुपया में 1 ट्रैक्टर बालू देने को तैयार है। 374 घाटों की बालू में 100 रुपया में 1 ट्रैक्टर बालू। अकल्पनीय, अविश्वसनीय, किसी को विश्वास में नहीं आ रहा कि भाई 100 रुपया में सरकार कैसे 1 ट्रैक्टर बालू देगी। मैंने निर्णय किया, और जो आपको भी नहीं विश्वास हो रहा था, मैंने सदन में प्रत्येक सदस्य को 1-1 प्रति उपलब्ध कराया है। उसकी नियमावली, उसके परफॉर्मा, किन किन घाटों पर बालू 100 रुपये ट्रैक्टर मिलेगा, उस सूची भी मैंने उपलब्ध कराया था। तो और हमारा जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से हमारे लोगों ने यहाँ भेजा है, उसको हम सार्थक तरीके से अगर उतार पाते हैं, काम अपना करवा लें, निष्पादन करवा लें, तो हमारी मंशा ये होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हम लोग उसमें कहीं ना कहीं कामयाब रहे। वो लोग जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे, तो उसमें वो लोग विफल रहे। चाहे वो बाहर यहाँ बैठ के हंगामा करे या बाहर अंदर हंगामा करे, सेशन हमारा चला और जो जिन चीजों को हमें लेकर आना था, हम लोग उसको लेकर के आए। उसमें प्रतिपक्ष की तरफ से कुछ व्यवधान उपस्थापित किया गया था, लेकिन बाद में ईश्वर ने उनको सुबुद्धि दी। राज्य के हित में सदन चला, प्रश्नों के उत्तर आए, बिजनेस हुआ, और मैं समझता हूं कि शीतकालीन सत्र अपने उद्देश्यों में पूर्ण रहा। वहीं इरफान अंसारी और ममता देवी के बीच बहस या बातचीत का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल होने की बात कही जा रही है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अध्यक्ष से जांच कराने का आग्रह किया है। ने कहा कि इसको फॉरेंसिक जांच या जो भी एक्सपर्टीज जांच होता है वो जांच करे। तो जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका आवाज है कि नहीं, रामगढ़ से विधायक है ममता देवी, उनका आवाज है कि नहीं, इसकी सत्यता तो जांच करने के बाद पता चलेगा। तो हमारे पास जो सूचनाएं थी, जो जानकारी थी, वो विधानसभा के अध्यक्ष को हमने सुपुर्द कर दी। चाईबासा के तांबो चौक बाईपास पर नो एंट्री लागू करने की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा 27 अक्टूबर को किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज का मुद्दा सदन में गूंजा। बीजेपी राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने स्वतंत्र जांच की मांग की। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। शासन के लोग वहां पर जा करके जनता के बीच में, गरीब आदिवासियों के बीच में लाठीचार्ज करने का काम किया गया। पानी के बौछारे छोड़े गए, गोली के बारूद के गोले बरसाए गए। इस प्रकार से अन्याय और अत्याचार करने का काम किया गया। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई ऐसे निहत्थे आदिवासियों पर इस प्रकार का अन्याय अत्याचार करने का अधिकार उस राज्य की सरकार, जिसे कांग्रेस का समर्थन से सरकार चल रही है, किसने दिया है?
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में कैग रिपोर्ट पेश किया। ये रिपोर्ट 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लघु खनिजों के प्रबंधन पर आधारित रही। इसमें राज्य के खनिज, राजस्व प्रबंधन, लाइसेंसिंग प्रक्रिया और निगरानी तंत्र से जुड़े गंभीर मुद्दों पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष शामिल किया गया। इसमें यह बात भी सामने आई कि बगैर नंबर की गाड़ियों में मिनरल्स की ढुलाई की गई। लघु खनिज के प्रबंधन पर कैग ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से 6 जिलों के सैंपलिंग में ही 2.92 करोड़ से अधिक के खनन की गड़बड़ी पकड़ी है। इस रिपोर्ट का जो कवरेज पीरियड है वो 2017 से 2022 के बीच का है और इसके माध्यम से हम देखना चाहते थे कि जो तंत्र हैं झारखंड में साइंटिफिक और सस्टेनेबल माइनिंग के लिए वो क्या ठीक से काम कर रहे हैं। जो माइनिंग लीज ग्रांट की गई, कैंसिल, रिन्यू हुई, वो नियमतः थी और झारखंड में माइंस का और मिनरल्स का जो प्रबंधन है वो पर्याप्त है और काम करता है। डीसी ने अपने पावर्स के बियॉन्ड, अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जो है 3 हेक्टेयर से ऊपर की भी माइन उन्होंने अलॉट कर दी, जबकि ये नियमतः ऑक्शन होनी चाहिए थी। ऐसा हमने देखा डीसी साहिबगंज के केस में। बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने अवैध बालू खनन पर सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोला। कहा 6 साल से हम सदन के बाहर बालू को लेकर विरोध कर रहे हैं। तराजू लेकर भी बालू बेचकर सरकार को जगाने की कोशिश की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी को बालू सस्ते दाम में मिलता था और इसको सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। सरकार और जीएसएमडीसी की सांठगांठ से जितना नीलामी होना था वो नीलामी नहीं हो पाया। अगर आप आकलन करेंगे तो सभी झारखंड के बालू घाट का समय रहते अगर नीलामी किया जाता तो राज्य सरकार को लगभग 6,000 करोड़ का आय होता। बालू खनन मामले पर हो रहे बवाल पर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सरकार बालू का टेंडर को लेकर पूरी तरह सक्रिय है और किसी भी तरह का कोई इसमें कोताही नहीं बरती जा रही है। पैमाने पर बालू घाटों में नीलामी हुई थी। अभी वो अगर पूरी प्रक्रिया हो जाती है और वहां से बालू का उठाव शुरू हो जाता तो अभी बहुत सहूलियत भी हो जाती है, सरकार को राजस्व भी बहुत प्राप्त होता। लेकिन कुछ कानूनी अड़चन है, वो अड़चन भी बहुत जल्द दूर हो जाएगा और बहुत जल्द आप देखेंगे कि सहज लोगों को बालू उपलब्ध होगा। ओबीसी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के मुद्दे पर अब राज्य की राजनीति सुलगने लगी है। विपक्ष जहां अब तक इसे राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ रही थी, तो वहीं अब सत्ताधारी दल कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और बीजेपी पर छात्र छात्राओं को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने कहा कि राज्य का राज्यांश पूरा है, लेकिन केंद्र ओबीसी छात्रों के छात्रवृत्ति को लेकर उपयोगिता मांग रहा है, जबकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेगी और 10 जनवरी को राजभवन का घेराव करेगी। पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिलने से छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। झारखंड सरकार द्वारा 2023-24 में 271 करोड़ का केंद्र को भेजा गया था बजट, लेकिन मात्र 77 करोड़ रुपया मिला। पूरे छात्रवृत्ति केंद्र सरकार का जो अंश केंद्रांश मिलना चाहिए ये रोक दिया गया है और ये कहते हुए कि राज्य सरकार उपयोगिता नहीं दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति के पैसा में उपयोगिता का कोई आवश्यकता नहीं है। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।